आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के उस मैदान पर जहां पर 3 तरीके की पिचेस देखने को मिलती है, जिसको हम पिच रिपोर्ट में आगे काफी डिटेल में इलेबोरेट करेंगे। एक दूसरे के खिलाफ जब खेलने उतरेंगी इसी मैदान के ऊपर, जहां पर इसके पहले ये दोनों टीमें एक दूसरे को 30 बार फेस कर चुकी हैं हेड टू हेड में टी20 क्रिकेट के इतिहास में, जिसमें से 18 बार तो इंडियन टीम जीती है लेकिन 12 बार साउथ अफ्रीकन टीम में जीती है। लेकिन अगर आपको याद हो, जो अभी पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज के अंदर, वहां पर इंडियन टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा तो दिया था। उसके बाद 4 और मैचेस टी20 इंटरनेशनल के खेलने साउथ अफ्रीका के दौरे पर इंडियन टीम गई थी और उसमें भी 3 मैचेस में जीता था। यानी कि पिछले 5 में से 4 टी20 मुकाबले इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत चुकी है। और इस अहमदाबाद के मैदान पर एक बार फिर से जब यहां पर साउथ अफ्रीका के सामने इंडियन टीम उतरेगी, जहां पर ऑलरेडी इसी वर्ल्ड कप के अंदर 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर अभी तक हमने 2 तरीके की पिचेस देखी हैं यूज होती हुई, एक तो लाल मिट्टी की, दूसरी काली मिट्टी की। जिसमें पहले जो शुरुआती मुकाबले थे वो तो लाल मिट्टी की पिचेस पर खेले गए, जहां पर पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने 213 रन का स्कोर खड़ा किया, कनाडा को 156 पर रोक दिया। उसके बाद दूसरे वाले मैच में साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए, अफगानिस्तान ने उसको चेज किया, 187 रन बनाए और मैच टाई हो गया। उसके बाद 2 बार सुपर ओवर हुआ, तब जाकर के साउथ अफ्रीकन टीम जीती। और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने, पहले तो न्यूजीलैंड ने 175 का स्कोर खड़ा तो किया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसको चेज करके बड़ी आसानी से मैच को जीता। और इन तीनों मैचेस में हमने साफ साफ देखा कि पिच जो थी वो बैटिंग के लिए जबरदस्त रही। लेकिन जो आखिरी मैच यहां पर खेला गया इंडिया और नीदरलैंड्स का, इसमें काली मिट्टी की पिच हमने देखी, जहां पर बाउंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था इन बाकी तीनों मुकाबलों के अपेक्षा में अगर आप बात करें। और नीदरलैंड्स की टीम ने, जहां पर सेकंड इनिंग में ड्यू भी आ रही थी, उसका फायदा उठाया और इंडियन टीम ने जरूर 193 रन बनाए थे। लेकिन नीदरलैंड्स की टीम जो कभी भी गेम में दिखाई नहीं पड़ी बैटिंग यूनिट के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद 176 के स्कोर तक वो टीम पहुंची और दिखाया कि अगर यहां पर ओस गिरती है तो निश्चित तौर पर बैटिंग करना सेकंड इनिंग में आसान हो तो सकता है। लेकिन ओवरऑल इन चारों मैचेस में अगर आप देखें, जहां पर केवल एक बार ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका ने स्कोर को चेज करते हुए मैच को जीता, बाकी 3 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती। और इवन इतिहास में भी जाकर के देखें तो जो टोटल 13 मुकाबले पिछले कुछ खेले गए हैं इस मैदान पर, उसमें भी पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने वन साइडेड 10 मैचेस जीते हैं। और इन पूरे के पूरे चारों मैचेस को मिला दें और इसके अलावा 9 और मैचेस को इंक्लूड करें, जिसके रिजल्ट आपने 13 मैचेस के रूप में यहां पर देखा, तो उन 13 मैचेस में स्पिन को 43 और पेस को जो 114 विकेट मिली है, जिसमें से 53 पहली इनिंग में, 61 सेकंड इनिंग में। और स्पिन की अगर बात करें 43 में से 21 पहली इनिंग में, 22 सेकंड इनिंग में, जो दिखाता है कि पेसर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मैदान पर स्पिनर्स की अपेक्षा में हैं। लेकिन चेज करना यहां पर उतना आसान होता नहीं। तो आज के मैच में कौन सी पिच मिलेगी, लाल मिट्टी वाली या काली मिट्टी वाली, वो तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा। बाकी नेचर आपने पिच का काफी हद तक समझ लिया है कि बैटिंग फ्रेंडली होने वाला है। सेकंड इनिंग में अगर ओस आएगी तो पिच और आसान हो जाएगी, बस अंतर यही होगा, लाल मिट्टी की पिच होगी तो बाउंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, बैटिंग ज्यादा आसान होगी। लेकिन काली मिट्टी की पिच होगी तो कोई कोई गेंद थोड़ी सी नीचे रह सकती है और लो बाउंस होगा, बैटिंग करना वहां पर भी आसान होगा, लेकिन उतने बड़े बड़े स्कोर शायद ना बने जितनी लाल मिट्टी की पिच पर बनते हैं। तो ओवरऑल किस पिच पर मैच होगा वो तो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं बताऊंगा, और उस पिच पर कितने मैचेस हो चुके हैं या कोई फ्रेश पिच है वो भी बता दूंगा। और उसके बेसिस पर जो मेरी फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साउथ अफ्रीकन टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली आज के इस मैच में खेल सकता है, जिसमें एज ए ओपनर मार्करम और क्विंटन डिकॉक तो आते हैं। इसके बाद रियान रिकेल्टन है, डेवाल्ड ब्रेविस है, डेविड मिलर है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं। और एक बड़ी खास बात हमने देखी है ना अभी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, इस मैच की तैयारी में, मार्करम तो निश्चित तौर पर बॉलिंग करते हैं ऑफ स्पिन, आपको सभी को पता होगा, इस टूर्नामेंट के अंदर भी उन्होंने थोड़ी बहुत बॉलिंग करी है। ट्रिस्टन स्टब्स ने काफी अच्छी खासी ऑफ स्पिन की प्रैक्टिस करी है। और इसका क्या रीजन है ये सभी को समझ में आ रहा होगा कि इंडियन टीम जो है लेफ्ट हैंडर से भरी पड़ी है और उनके सामने ऑफ स्पिनर्स इस खास करके वर्ल्ड कप के अंदर काफी यूजफुल साबित हुए हैं। चाहे वो गिरहार्ड इरास्मस रहे हों, कोलिन एकरमैन रहे हो नीदरलैंड्स के, जो कि अभी आखिरी मैच में इसी मैदान पर काफी इफेक्टिव साबित हुए थे इंडियन बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर्स रहे हो चाहे किसी भी टीम के, उन्होंने इंडियन बैटर्स को परेशान किया। बाकी ओवरऑल इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर कागिसो रबाडा और एंगिडी हो सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में नोरकिया खेले थे, आखिरी वाला मैच जो एक तरह से काफी हद तक कोई इंपॉर्टेंट मैच था नहीं साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन उसमें नोरकिया खेले तो 2 विकेट भी लेकर के गए थे। बाकी बेंच पर बाकी जो ऑप्शन आप उनके नाम भी देख सकते हैं। और जो पिछला मैच हुआ था जिसमें आपको मैंने कहा कि नोरकिया भी खेले थे, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करी थी, कॉर्बिन बॉश ने भी पूरे 4 ओवर करे थे, लिंडे ने पूरे 4 ओवर करे थे, मफाका और रबाडा ने 4-4 ओवर करे थे। लेकिन आज के मैच में जो भी बॉलिंग यूनिट उतरेगी उसमें निश्चित तौर पर ज्यादातर बॉलर ऐसे होंगे जो कि शायद 3 ओवर के आसपास ही बॉलिंग करते दिखाई पड़े। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, तो वो भी
भी देख सकते हैं और टी20 क्रिकेट की पूरी परफॉर्मेंस के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका रीसेंट फॉर्म। और सभी को मैं बता चुका हूं कि लीग स्टेज में अपने 4 के चारों मैचेस साउथ अफ्रीकन टीम जीती और कमाल के फॉर्म में रही है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का रहा है उस पूरी जीत और हार में। अभी तक फिलहाल हारी तो नहीं है टीम, उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है आइडन मार्करम का, जिन्होंने कमाल का फॉर्म दिखाया है। 28, 86, 5 और 59 रन की शानदार पारियां। और इनके साथ एक एडवांटेज भी है कि इसी मैदान पर ये लगभग सारे मैचेस खेले भी हैं, जैसे कि आपने रिजल्ट्स में देखा भी, चाहे वो पहला मैच हो कनाडा के खिलाफ, चाहे वो दूसरा मैच हो अफगानिस्तान के खिलाफ, चाहे वो तीसरा मैच हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें से 3 मुकाबले अपने 4 में से तो इसी मैदान पर साउथ अफ्रीकन टीम खेली है, तो उसका भी एक फायदा इनको मिल सकता है। डिकॉक हालांकि बात करें तो अभी तक उतने बेहतर टच में दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे और सामने जब इंडियन टीम हो तो क्विंटन डिकॉक का बल्ला चलता भी है। इसके बाद आते हैं रियान रिगल्टन, जो ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करें रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर, तो टॉप ऑर्डर के तीनों ही खिलाड़ी काफी बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं, जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस लगातार अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। डेविड मिलर, चूंकि इनका टॉप ऑर्डर काफी बेहतर कर रहा है, तो इनको लास्ट में ही बैटिंग मिलती है, तो वहां पर ज्यादातर मैचेस को फिनिश करके लौट रहे हैं। और 3 बार जब बैटिंग आई है, एक बार भी आउट हुए नहीं है। उसके बाद आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, इनके साथ भी लगभग वही काम हुआ है, 3 बार बैटिंग आई है, 2 बार नॉट आउट लौटे हैं। और उसके बाद जो इनकी बॉलिंग यूनिट है, जिसमें से मार्को एंसन ने 4 में से 3 मुकाबले खेल करके 7 विकेटें चटकाई, कॉर्बिन बॉश ने भी 4 में से 3 मुकाबले खेल करके अगर आप देखें तो 5 विकेटें चटकाई। केशव महाराज उतने बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़े नहीं। एंगिडी ने जबरदस्त बॉलिंग करी, इन्होंने भी 8 विकेटें ली हैं 3 मैचेस में। रबाडा उतने बेहतर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़े नहीं, इनको विकेटें नहीं मिली। लेकिन एक चीज जो रबाडा के साथ देखने को मिली है, शुरुआत में बहुत महंगे साबित हो रहे थे और ग्रेजुअली जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, ये आखिरी मैच जो इन्होंने विकेट तो नहीं लिया लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर करी, तो फॉर्म में वापस आते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी मफाका हो, लिंडे हो, नोरकिया हो, जेसन स्मिथ हो, इनमें से मुझे किसी के खेलने के चांसेस तो दिखाई पड़ नहीं रहे, तो उनके बारे में डिस्कस तो करने की कोई फायदा है नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके नंबर्स आप यहां पर जरूर देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन रीसेंट फॉर्म को देख करके निकलता है कि इनकी पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट ही जो है ना, वो जबरदस्त फॉर्म में रही है। बाकी बॉलिंग में मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश और लुंगी एंगिटी जबरदस्त फॉर्म में रहे, जिसमें से केशव महाराज और निश्चित तौर पर एक दूसरे ऑप्शन है कागिसो रबाडा, उतने बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है। तो क्या हम इन सभी प्लेयर्स को लेकर के जाएंगे? निश्चित तौर पर उसका आंसर तो यही है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर यहां से मार्करम और क्विंटन डिकॉक पर भरोसा कर पाए हैं और बाकी बैटर्स पर कितना भरोसा आप कर सकते हैं। बॉलिंग यूनिट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्को एंसन, कॉर्बिन बॉश और लुंगी एंगिडी ने बहुत अच्छा किया है, तो इन तीनों के अलावा क्या दूसरे किसी को कंसिडर कर सकते हैं? यही समझने के लिए अगर आप आगे आए और हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो इंडिया के खिलाफ क्विंटन डिकॉक के टी20 फॉर्मेट में नंबर्स ठीक ठाक से हैं, एवरेज ही हैं। लेकिन वहीं पर मार्करम की बात करें तो 14 मैच 507 रन है, 42 का शानदार एवरेज है। वहीं पर बात करें रियान रिगल्टन के, तो इनके आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, केवल 13 का एवरेज है 4 मैच 55 रनों के साथ। और उसके बाद बात करें डेवाल्ड ब्रेविस के, तो 4 मैच में केवल 17 का एवरेज है। वहीं पर डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के भी आंकड़े आप देखें तो डेविड मिलर के थोड़े से बेहतर नंबर्स हैं। और बॉलिंग में देखेंगे तो मार्को एंसन इंटरेस्टिंगली 11 टी20 मैच में केवल 9 विकेटें हैं, लेकिन उसमें भी जो 9 विकेटें इन्होंने ले रखी हैं, सेकंड इनिंग में काफी बेहतर बॉलिंग इन्होंने करी है। पहली इनिंग की बॉलिंग में कुछ खास इन्होंने असर छोड़ा नहीं है। कॉर्बिन बॉश की बात करें तो ये जरूर 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, प्लस इनके साथ एक एडवांटेज आता है इनकी बैटिंग का। वहीं पर केशव महाराज भी कुछ खास असर छोड़ नहीं पाए टी20 फॉर्मेट में, लेकिन एंगिडी ने जबरदस्त काम किया है। और वहीं पर रबाडा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, और इनको तो आपको मैं हमेशा कहता हूं कि लेना है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में लीजिए, वरना इनको स्किप कर दीजिए। उसके बाद जो पूरा हमारा ओवरऑल कंक्लूजन हेड टू हेड के आंकड़े को देखने के बाद बनता है ना, 1 मिनट यहां पर शायद थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, ये जो आंकड़े हैं ना थोड़ा सा उल्टे हो चुके हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। फिलहाल मार्करम कि ये नंबर थे 14 मैच में 327 रन, इंडिया के खिलाफ 23 का एवरेज, 2 विकेटें। और एक्चुअली क्विंटन डिकॉक के आंकड़े जो आपको मैं रीसेंट फॉर्म के टाइम पर कह भी रहा था ना कि जब सामने इंडियन टीम हो तो क्विंटन डिकॉक का बल्ला बोलता है, और एक्चुअली ये नंबर्स ऊपर नीचे होगा, लेकिन डिकॉक के आंकड़े ये है 42 का एवरेज, और उसमें मार्करम की बात करें तो 23 का एवरेज है। तो ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़ों से भी हमको समझ में आता है कि मार्करम चूंकि बॉलिंग भी करेंगे इस वजह से यूजफुल है, क्विंटन डिकॉक तो निश्चित तौर पर इंडिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अब चाहे तो आप मिडिल ऑर्डर से यहाँ पर डेविड मिलर को ट्राई कर सकते हैं, या निश्चित तौर पर डेवाल्ड ब्रेविस में से किसी एक कोई एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी बॉलिंग में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कॉर्बिन बॉश और लुंगी एंगिडी 2 शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मार्को एंसन को सिर्फ इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है, तो चूंकि ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी, सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी, पहली इनिंग की बैटिंग, तो वहां पर काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई पूरी हेड टू हेड के आंकड़े और रीसेंट फॉर्म को देखने के बाद। लेकिन जब वेन्यू का डेटा देखते हैं तो उसमें भी दिखाई पड़ता है कि क्विंटन डिकॉक इस मैदान पर भी काफी शानदार परफॉर्म करते रहे हैं,
ओवरऑल बैटिंग एवरेज यहाँ पर इनका 47 का है। इवन इसी मैदान पर मार्करम ने भी काफी कमाल की पारियां खेली हैं 36 के एवरेज के साथ। तो ये दोनों तो मेरे हिसाब से फुल फ्लेजेड ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी रियान रिकेल्टन के नंबर आप देखें, डेवाल्ड ब्रेविस के, डेविड मिलर के, जो कि इस मैदान पर 4 मैचेस में से अभी आपने पीछे देखा आउट हो ही नहीं रहे इस सीजन के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर। इवन ट्रिस्टन स्टफ भी 3 में से 2 ही बार आउट हुए हैं। मार्को एंसन के इस मैदान पर 4 मैच में 7 विकेट, इवन दोनों इनिंग्स में यहाँ पर चले हैं। कॉर्बिन बॉस के 3 मैच में 4 विकेट। केशव महाराज के नंबर थोड़े से खराब हैं, लेकिन एंगीडे ने यहाँ पर बेहतर काम किया है। तो मेरा अपना जो कंक्लूजन निकलता है कि टॉप ऑर्डर के दोनों बैटर्स के साथ यहाँ पर मार्को एंसन और कॉर्बिन बॉस भी मेरी टीम में आएंगे लुंगी एंगीडी के साथ। तो ये तो 5 मेरे फुल फ्लेजेड ऑप्शन होंगे जिनको मैं ट्राई करूंगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा यही करिएगा कि कॉर्बिन बॉस की जगह पर या तो रियान रिकेल्टन को, या तो डेवाल्ड ब्रेविस को, या तो डेविड मिलर में से किसी भी एक को आप लेकर के जा सकते हैं। या यूटिलिटी वाइज आप चाहें तो ट्रिस्टन स्टफ्स को भी एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग प्रैक्टिस काफी कर रहे हैं एज ऑफ स्पिनर, और लंबे कद के बॉलर हो सकते हैं ये एज ऑफ स्पिनर, तो निश्चित तौर पर उसका इनको फायदा भी मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये काम आप करिए। ये 5 तो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें से कॉर्बिन बॉस की जगह पर किसी भी एक बैटर या ट्रिस्टन स्टफ्स को एज ऑलराउंडर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। इतना ही मेरा सजेशन होगा, और किसी के बारे में आपको मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं कि आप इसको पिक करिए। बाकी वीकनेसेस का डेटा देखने के लिए प्लेयर बैटल में आज साउथ अफ्रीकन टीम की, तो क्विंटन डिकॉक अर्शदीप के खिलाफ 48 गेंद पर 79 रन मारा करके 4 बार आउट हुए हैं। जसप्रीत बुमराह पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर निश्चित तौर पर थोड़े से कमजोर साबित होते हैं। 62 गेंद पर 71 रन 4 बार आउट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अर्शदीप काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके खिलाफ। इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी काफी विकेट देते हैं, हालांकि फिर भी 30 के ऊपर का एवरेज है, तो कमजोरी तो इसको नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप बात करें ऑफ स्पिन पर, लेग स्पिन पर, उस पर इनका जो डेटा है ओवरऑल काफी बेहतर है। तो बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग इनको परेशान करती है, यह बात पक्की हुई। बाकी मार्करम की बात करें तो एक बार ये हार्दिक पांड्या पर आउट हो चुके हैं ठीक ठाक खेल करके। इवन अर्शदीप सिंह बाएं हाथ की जो मीडियम पेस बॉलिंग है वो इनको परेशान कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी ये विकेट देते जरूर है, लेकिन फिर भी 25 के ऊपर का एवरेज है। लेग स्पिन पर थोड़े से कमजोर पड़ते हैं। तो मार्करम का जो कंक्लूजन निकला वो ये कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग इनको परेशान करती है। साथ ही साथ जिसमें क्विंटन डिकॉक को भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी परेशान करते हैं, जिसमें रियान रिकेल्टन के खिलाफ भी अगर आप देखें तो अर्शदीप बहुत यूजफुल रहे, इवन लेग स्पिनर भी, और हार्दिक पांड्या भी यहाँ पर गेम में आ जाते हैं। और उसी तरह से डेवाल्ड ब्रेविस और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टफ्स के भी आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर बुमराह भी गेम में आते जरूर हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी गेम में आती है, लेग स्पिन बॉलिंग हमेशा गेम में रहेगी, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग तो गेम में रहती ही रहती है। तो निश्चित तौर पर ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला कि इंडियन बॉलर्स को अगर आपको पिक करना हो तो वरुण चक्रवर्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्शदीप सिंह अगर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे तो इक्वली उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्षर पटेल भी काफी बड़ा गेम साबित कर सकते हैं, खास करके अपनी बैटिंग एबिलिटी की वजह से। तो ये 3 बॉलिंग ऑप्शन तो आपके पक्के होने चाहिए। बाकी बुमराह को लेके जाना है या नहीं, बाकी कोई और बॉलिंग ऑप्शन जिसमें से हार्दिक पांड्या तो बैटिंग भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली टीम में आ जाते हैं, शिवम दुबे को आप ट्राई करेंगे या नहीं, बाकी देखना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप किस तरीके से हो सकती है, मेरे हिसाब से यही रहेगी। इसमें से किसको लेकर के जाना है उसको हम आगे समझेंगे। बाकी बेंच के जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि क्या कुलदीप यादव खेलेंगे आज के इस मैच में। बाकी बॉलिंग जो 7 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ इसी मैदान पर यूज हुए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। करियर के आंकड़े देखना चाहें तो देख सकते हैं, और उसके बाद रीसेंट फॉर्म 4 के 4 मैच ये टीम जीती है अभी लीग स्टेज में, आपको पता ही होगा। और उसमें निश्चित तौर पर अभिषेक शर्मा बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, 3 मैच में अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन ईशान किशन ने बढ़िया काम किया है। तिलक वर्मा 25-25 रन की पारियां खेलने के बाद पिछले मैच में 31 रन बना पाए। हालांकि स्लो पिचेस पर और स्पिनर्स के सामने जिस तरीके से इनका संघर्ष देखने को मिला है, अगर आज लाल मिट्टी की पिच मिल गई तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। हालांकि यहाँ पर जो काली मिट्टी की पिचेस भी हैं उस पर अच्छा ठीक ठाक सा बाउंस होता है, लेकिन गेंद बहुत स्लो बल्ले पर आती नहीं। तो मेरे हिसाब से तिलक वर्मा भी काफी अच्छे चॉइस हो सकते हैं। सूर्य कुमार यादव भी जो कि बढ़िया फॉर्म में है। बाकी हार्दिक पांड्या को लेकर के कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनना ही नहीं चाहिए, जबरदस्त फॉर्म में है, जब बैटर भी है जब बॉलर भी। बाकी शिवम दुबे जो कि जबरदस्त फॉर्म में तो हैं, ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी से हो, चाहे बैटिंग से हो, चाहे बॉलिंग से हो, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन बनेंगे। बाकी रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर ही बहुत नीचे हो जाता है। अक्षर पटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी तक 3 मैच में 6 विकेट ले भी चुके हैं इसी वर्ल्ड कप के अंदर, और साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ ये सबसे मोस्ट यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं। अर्शदीप सिंह के साथ भी आपको मैं वही चीज बता चुका हूं। बुमराह के भी अगर आप देखें तो 3 मैचेस में 4 विकेट हैं, और चक्रवर्ती तो निश्चित तौर पर T20 के नंबर 1 बॉलर हैं ही, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप फॉर्म के हिसाब से और लॉजिकल बेस पर भी जाएं तो अगर आप इंडियन टीम की तरफ से देखें तो 7 से 8 ऑप्शन
8वां ऑप्शन अगर आप दुबे को लेकर के जाएं या बुमराह को लेकर के जाएं तो वो ये बन जाते हैं। तो क्या आप ये 8वां ऑप्शन पिक करेंगे या कोई और निश्चित तौर पर ऐसा ऑप्शन है जिसको आप ड्रॉप कर सकते हो उसमें से? उसी को समझने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आए तो तिलक वर्मा के आंकड़े बहुत ही खतरनाक हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वैसे भी इनको पेस और बाउंस पसंद आती है। और साउथ अफ्रीका के पास ऐसे बॉलर हैं जो अच्छी गति से बॉलिंग करते हैं, उनके पास अच्छा बाउंस क्रिएट कर पाता है, जो कि हाइट बहुत अच्छी है। तो तिलक वर्मा मेरे हिसाब से आज के इस मैच के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं एज कैप्टन। बाकी ईशान किशन के नंबर भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त हैं। अभिषेक शर्मा थोड़े से कमजोर पड़े हैं, सूर्य कुमार यादव के आंकड़े काफी अच्छे हैं, इवन पांड्या के बल्ले से भी और गेंद से भी कमाल के आंकड़े हैं। शिवम दुबे थोड़े से कमजोर पड़े हैं, और शिवम दुबे निश्चित तौर पर शॉर्ट पिच गेंद तो बड़ी अच्छी खेलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के पास जो एबिलिटी है शॉर्ट पिच बॉलों की, उसके खिलाफ मुझे ये थोड़े से कमजोर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी रिंकू सिंह का बैटिंग ऑर्डर इनको निश्चित तौर पर अपनी टीम में नहीं ले जाने को आपको इन्फ्लुएंस करेगा। बाकी अक्षर पटेल के आंकड़े ओवरऑल बिलो द एवरेज हैं, लेकिन निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में बढ़िया काम किया इन्होंने। अर्शदीप सिंह के 14 मैच में 23 विकेट हैं, 6 में 7 विकेट बुमराह के हैं। चक्रवर्ती के 8 मैच में 22 विकेट हैं, तो इनको तो वैसे भी आप ड्रॉप कर नहीं सकते। इवन संजू सैमसन के आंकड़े बहुत ही जबरदस्त अगर खेलते हैं बाई चांस तो ये एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इवन कुलदीप के आंकड़े भी जबरदस्त आपने देखे। बाकी इस मैदान पर बात करें तो यहां पर ईशान किशन के आंकड़े बहुत ही खराब हैं। तो एक मेरा सजेशन होगा कि अगर आप ईशान किशन को लेके जा रहे हैं, लेके जाना भी चाहिए, कप्तान में कप्तान मत बनाइएगा। तिलक वर्मा के आंकड़े इस मैदान पर भी जबरदस्त हैं, इवन सूर्य कुमार यादव के भी। हार्दिक पांड्या का तो ये होम ग्राउंड है, अक्षर पटेल का भी होम ग्राउंड है, जिनके नंबर थोड़े से एवरेज है यहाँ पर। बाकी शिवम दुबे भी यहाँ पर अच्छा कर पाए हैं। अर्शदीप के 8 में 11 विकेट हैं, 4 में 6 विकेट यहाँ पर बुमराह के हैं, और स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉल में बुमराह यहाँ पर बेहतर कर पाए हैं। और उसके बाद चक्रवर्ती भी यहाँ पर चले हैं। यहाँ पर सिराज के आंकड़े खराब हैं, कुलदीप के आंकड़े यहाँ पर खराब हैं, संजू सैमसन के आंकड़े यहाँ पर एवरेज हैं। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा कंक्लूजन हमारा ये निकलता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, इंडियन टीम की तरफ से कम तिलक वर्मा और ईशान किशन तो दो बेस्ट ऑप्शन होंगे सूर्य कुमार यादव के साथ। हार्दिक पांड्या को भी हम इग्नोर कर नहीं सकते, अक्षर पटेल अर्शदीप को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और वरुण चक्रवर्ती को भी। तो ये तो कुल फुल फ्लेजेड 7 ऑप्शन ऐसे हैं जो बेस्ट प्लेयर के तौर पर सीधे टीम में आते हैं। बस आपको डिपेंड करेगा कि आप ये जो 4 खिलाड़ी आपने ले रखे इसमें से क्या किसी को ड्रॉप करके आप अभिषेक शर्मा को ट्राई करेंगे या नहीं, और इवन बुमराह को आप ट्राई कर पाते हैं या नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें निश्चित तौर पर आपको कोई एक बॉलर एक्स्ट्रा ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो 7 बेस्ट ऑप्शन होंगे वो आपको मैंने क्लियरली बता दिया। बाकी प्लेयर बैटल में आकर के देखें तो अभिषेक शर्मा कॉर्बिन बॉस पर 2 बार 6 गेंद पर 6 रन बना करके आउट हो चुके हैं। बाकी मार्को एंसन पर भी 1 बार, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी बढ़िया खेलते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। बाकी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पर इनकी जो कमजोरी है वो सभी जानते हैं। बाकी ईशान किशन की बात करें तो ये भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, बुरी तरह से फंसते हैं। तो टॉप ऑर्डर पर जो 2 इंडियन बैटर्स ऑफ स्पिन पर खराब खेलते हैं, और विकेटें भी दी है इन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर ऑफ स्पिन पर, और इसी वजह से मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स लगातार ऑफ स्पिन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मार्को एंसन पर भी कमजोर पड़े हैं, नोरकिया पर भी कमजोर पड़े हैं। तिलक वर्मा भी नोरकिया पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके, 2 बार केशव महाराज पर 28 गेंद पर 56 रन बना करके। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो कॉर्बिन बॉस पर फंस चुके हैं, मार्को एंसन पर फंस चुके हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी इनको वैसे भी परेशान करते हैं, जिसका डेटा नीचे आप देख पा रहे होंगे। जिसमें शिवम दुबे भी माना तो जाता है कि स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो काफी खराब है ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पर। रबाडा पर भी 2 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, और हार्दिक पांड्या की भी आंकड़े आपके सामने है, जिसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी हमेशा जरूरी होती है इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अगर स्विंग हो पिच में तो ही। तो निश्चित तौर पर स्पिनर्स तो हमेशा रिसेंट टाइम पर इंपॉर्टेंट रहे ही हैं इंडियन बैटिंग यूनिट के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल जो फॉर्मेशन दोनों टीमों का है उसमें ज्यादा बेहतर टीम को दिखाई पड़े तो इंडियन टीम है बेशक। तो निश्चित तौर पर क्या टीम हमारी आज की इस मैच की बनेगी वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस पिच पर मैच हो रहा है, काले मिट्टी की पिच पर या लाल मिट्टी की पिच पर, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। बाकी टीम तो इंडियन ही फेवरेट है, उसी के हिसाब से और पिच को देखते हुए हमारी फाइनल टीम भी बनेगी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही देने वाला हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वैसे भी कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर पाए अपने प्लेयर पिक करते टाइम। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।